बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ लजीज खानों की खुशबुएं उठ रही थी। साल में मैं एक दफ़ा न्याज का एहतमाम करती थी। तभी मैंने अपनी छोटी बेटी को कहा कि जाओ जाकर सारे मोहल्ले के बच्चों को बुला लाओ। मैंने आज की न्याज में बिरयानी और खीर बनाई थी। मुझे मालूम था कि बच्चे चावल और खीर किस कदर शौक से खाते हैं। तब मेरी बेटी आई तो उसने मायूसी से कहा कि अम्मी, मोहल्ले में तो एक भी बच्चा नहीं है। कोई ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है तो कोई अपने रिश्तेदारों के घर में। पूरी गली में देख आई लेकिन मुझे एक भी बच्चा नजर ना आया। मैं मायूस हो गई थी। मैंने ये सारी न्याज सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी। वैसे भी इस मोहल्ले में हम नए आकर बसे थे और मेरी ज्यादा घरों से जान पहचान भी ना थी। मैं और मेरी तीनों बेटियां मायूस बैठे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। 10-11 बच्चे मेरे दरवाजे पर खड़े भूखी नजरों से मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो न्याज खाने आए हैं। उनके चेहरे पर साफ भूख की शिद्दत का एहसास जाग रहा था। मैं उन्हें देखकर बेतहाशा खुश हुई और फौरन ही इन्हें अंदर बुला लिया था। मेरी बेटी जो बच्चों को बुलाने गई थी वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। फिर कहने लगी कि अम्मी, मुझे तो अभी कोई भी बच्चा नजर ना आया था, फिर इतने सारे बच्चे जमा होकर कैसे आ गए। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न दिया और बड़ी बड़ी थालियों में बिरयानी और खीर निकालकर इन बच्चों के सामने रख दी। वो जिस तरीके से न्याज खा रहे थे ऐसे लगता था कि जैसे वो वाकई ही गरीब और बहुत ज्यादा भूखे हैं। थोड़ी ही देर में मेरे पतीले खाली हो गए थे। बस इतना ही खाना बचा था कि मैं और मेरी बेटियां शाम का खाना खा सकते थे। मुझे इन बच्चों को देखकर खुशी हो रही थी। फिर जिस तरह खामोशी से वो आए थे ऐसे ही खामोशी से वापस चले गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच्चे मेरी मामूली सी न्याज खाने का सिला मुझे इतना बड़ा देंगे। मेरा नाम शहनाज है। मैं एक बेवा औरत थी। शौहर के मरने के बाद मुझ पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी 11 साल की थी, दूसरी बेटी 9 साल की और तीसरी 7 साल की। अभी तो मेरी बेटियां बहुत छोटी थीं कि मेरा शौहर मेरा साथ छोड़कर चला गया। इस भरी दुनिया में मेरे और मेरी बेटियों के सर पर हाथ रखने वाला कोई भी ना था। इसीलिए मैंने एक कमरे का छोटा सा मकान लिया और इसमें किराए पर रहने लगी। ये शुक्र था कि मैंने शादी से पहले सिलाई का हुनर सीख लिया था जो अब मेरे काम आ रहा था। मेरी नन्ही नन्ही बेटियां भी मेरी मदद कर दिया करती थी। बल्कि बड़ी वाली जो अभी सिर्फ 11 साल की थी उसने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। वो न सिर्फ बर्तन धोती, झाड़ू लगाती बल्कि किचन भी साफ कर दिया करती थी और मैं सिर्फ खाना बनाकर रख देती। वैसे भी हम 4 माँ बेटी का खाना बनता ही कितना था। सिलाई के मामूली पैसों से बस हमारा गुजारा हो ही जाता था। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं हर साल एक बार घर में न्याज जरूर दिलाती थी। मैं पूरे साल में 10-10, 20-20 रुपए एक गुल्लक में जमा कर लिया करती और फिर जब साल का एंड होता तो मैं इस गुल्लक को तोड़कर इन पैसों से न्याज दिला लिया करती थी। जिस घर में मैं शौहर के साथ रहती थी वो मेरे ससुराल के घर के साथ ही था तो किराए पर ही, लेकिन फिर भी एक ससुराल का आसरा हो जाता था। लेकिन शौहर के मरने के बाद तो ससुराल वालों ने मुझसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था और अब इस घर का किराया देना मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। इसलिए मैंने इस इलाके को चुना था। यहाँ पर निस्बतन कम किराए वाले घर थे जिसकी वजह से मैं आराम से अपना गुजारा कर सकती थी। वैसे भी पूरा दिन लगाकर 2 जोड़े सिलाई करती तब बमुश्किल मुझे 500 या 600 रुपए मिल जाया करते थे। इस जगह पर मैं आ तो गई थी लेकिन हालात ऐसे थे कि मैंने अपनी तीनों बच्चियों को स्कूल में भी दाखिल न करवाया था। मेरे मैके की तरफ से भी कोई आसरा ना था क्योंकि माँ बूढ़ी थी। वो खुद ही भाई भाभी के आसरे पर जी रही थी। अगर मैं भी वहाँ 3 बच्चियों को लेकर जाकर बैठ जाती तो शायद उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती। इसलिए मैं इस इलाके में आकर रहने लगी। एक छोटे से कमरे का घर था। इसका किराया नहायत ही कम था। वजह ये थी कि इस घर के बराबर में एक बड़ा सा घर था जो कि आधा टूटा हुआ था। वो घर अच्छा खासा बड़ा था लेकिन इस घर के बारे में मशहूर था कि पिछले 20 सालों से ये घर खाली पड़ा है। यहाँ पर किसी का कत्ल हो गया था जिसकी वजह से कोई भी इसे आबाद न कर सका था।
जिस खानदान के अफराद का कत्ल हुआ था वो तो पहले ही इस मकान को छोड़कर चले गए थे, और फिर जिसने भी ये घर खरीदा कोई भी इसमें रह ना सका था। यही वजह है कि इस घर में तो लोग रहते ही ना थे। साथ में इसके बराबर वाला घर जो किराए के लिए खाली था, इसमें भी रहने से डरते थे। लेकिन मैं चूंकि इस इलाके की एक अनजान औरत थी, इसलिए जब मैंने ये सारा सामान इस छोटे से घर में शिफ्ट कर लिया तब मुझे बराबर वाले घर के बारे में पता चला था। अब मुझे रहते हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इसलिए मैं अपनी बेटियों समेत इस घर में आराम से रह रही थी। मुझसे काफी फासले पर घर बने हुए थे, लेकिन वो सारे ही घर बहुत अच्छे और खूबसूरत थे। यकीनन इनमें रहने वाले भी अच्छे खासे अमीर लोग थे। यही वजह थी कि आज जब मैंने न्याज दिलवाई तो उनके घर से कोई भी बच्चा खाने ना आया था। मैं ये सोचकर मायूस हो चुकी थी कि शायद उन्होंने अपने बच्चों को मुझे गरीब समझकर ना भेजा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब बहुत सारे बच्चे खाने के लिए आ गए तो मुझे देखकर नहायत खुशी हुई थी। मैंने बड़े प्यार और मोहब्बत से इन सब बच्चों को खाना खिलाया था। मैंने बड़ी मुश्किल से पूरा महीना सिलाइयाँ करके किराए के लिए रकम जमा की थी, और अब मालिक मकान आकर वो रकम ले गया था। अब अगले महीने के लिए मुझे रकम जमा करनी थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर किराए की फिक्र में मुब्तला रही तो फिर मैं अपनी बच्चियों को भला कैसे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। यहाँ तो किसी मोहल्ले पड़ोस से कोई मदद की भी उम्मीद न थी, क्योंकि सारे ही लोग अच्छे खासे खाते पीते घराने के लगते थे, और मैं अगर इनके पास आया जाया करती तो शायद मुझे अजीब ही महसूस होता। दूसरे दिन शाम को मैं परेशान सी कपड़े सिलाई करने में मसरूफ थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों छोटी बेटियां खेल रही थी तो बड़ी वाली हस्बे आदत किचन साफ कर रही थी। फिर मैंने उसे आवाज लगाई, अंबर जाकर दरवाजे पर देखो कौन है। फिर अंबर जब वापस आई तो वो अकेली ना थी, बल्कि उसके साथ एक औरत और एक मर्द भी था। अजीब से हुलिये वाले दोनों मर्द और औरत शायद मियाँ बीवी लग रहे थे। मैं इन्हें देखकर हैरान थी। फिर दिल में सोचा कि चलो औरत तो अंदर आ सकती है, लेकिन मर्द बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गया। लेकिन चूंकि वो दोनों अजनबी थे इसलिए मैंने इन्हें बड़े एहतराम से बैठने के लिए कह दिया था। अब वो मेरे सामने बैठकर गौर से पूरे घर को यूं देख रहे थे जैसे किसी नई चीज को देखा जाता है। मेरे लिए वो अनजान थे। मैं यही सोच रही थी कि शायद मोहल्ले पड़ोस से आए होंगे। फिर मैंने इनके सामने अंबर से चाय बनाने का कहा तो वो दोनों मियाँ बीवी मना करने लगे और कहने लगे कि हम आपके पास एक जरूरी काम से आए हैं। फिर मैं उनकी बात सुनकर कहने लगी कि जी बताएं क्या काम है आपको मुझसे। फिर वो जो औरत थी वो बड़े आराम से मुझे कहने लगी, हम यहाँ से थोड़ी दूर रहते हैं, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। कल हमारे बच्चे न जाने कैसे आपके घर आ गए थे। आपने जो खाना इन्हें खिलाया था वो इन्हें इतना पसंद आया कि वो घर जाकर जिद कर रहे थे कि हमें कल वाला खाना चाहिए। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतना लजीज खाना कैसे तैयार किया था, क्योंकि मेरे हाथ में वाकई ही बहुत जायका था। मैं उनकी बात सुनकर कहने लगी, मैंने ऐसे ही बनाया था जैसे कि आमतौर पर पकाया जाता है। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि अच्छा, मैं कभी भी आप जैसा खाना नहीं बना सकती। क्या आप रोजाना हमें ऐसा खाना तैयार करके दे सकती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तादाद में बहुत ज्यादा हैं और मैं इनके लिए इस तरह का खाना भी तैयार नहीं कर सकती। भले ही आप मुझसे पैसे लेकर और बदले में मुझे खाना बनाकर दे दिया करें। इस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर दिल ही दिल में खुश होते हुए उसे कहने लगी, जी क्यों नहीं, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि मैं एक बेवा औरत हूँ, 3 बच्चों का साथ है और मेरे पास खुद इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको पहले से ही सारी चीजें लाकर मुझे देनी होंगी और फिर मैं आपको आपके हिसाब से वही खाना तैयार करके दे दिया करूंगी जो आपको पसंद होगा। फिर दोनों मियाँ बीवी मेरी बात सुनकर लापरवाही से कहने लगे कि ठीक है, पैसे की फिक्र ना करें, वो हम आपको अभी भी देकर जा सकते हैं। हमें पता चल गया है कि आप किस कदर मजबूर औरत हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब उनकी ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में डर गई थी और सोचने लगी कि ना जाने वो कौन सी ऐसी शर्त रखने वाले हैं। फिर वो औरत कहने लगी, दरअसल हम पूरा दिन घर में मौजूद नहीं होते, बच्चों समेत रात को ही घर में आते हैं, तो इसलिए आपको हमारे लिए
रात को खाना तैयार करना होगा और फिर 11-12 बजे के करीब हम आपसे खाना लेकर चले जाया करेंगे। इनकी इस बात पर मैं कुछ चौंक सी गई थी। फिर मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया और उनसे कहने लगी कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, आपको जिस वक्त खाना चाहिए होगा मैं उसी वक्त बना कर दूंगी। फिर वो मेरी बात सुनकर खड़े हो गए थे और फिर मर्द, जिसने काली चादर अपने कंधों पर लपेटी हुई थी, उसने अपनी चादर में से मुझे एक नोट की गड्डी थमाई और कहने लगा कि ये खर्चे के पैसे हैं, अब सारा सामान लाकर लजीज सा खाना पकाकर रख देना, फिर कल हम 12 बजे आकर आपसे खाना लेकर चले जाएंगे। इस गड्डी को देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। इतने ज्यादा पैसे तादाद में मैंने आज तक नहीं देखे थे, लेकिन अपनी खुशी को दबाते हुए मैंने इन्हें रुखसत कर दिया। मेरी बेटी अंबर, जो बहुत समझदार हो चुकी थी और अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करती थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि अम्मी, दोनों मियाँ बीवी कितने अच्छे थे, हमें इतने सारे पैसे देकर चले गए। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराकर इसे कहने लगी कि हाँ, पैसे देकर गए हैं, लेकिन बेटा इन्हें इन पैसों के बदले में बहुत सा खाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि कल कितने सारे बच्चे आए थे, इनके बहुत ज्यादा बच्चे हैं और इतनी ही मिकदार में इन्हें खाने की भी जरूरत है, इसीलिए वो इतने सारे पैसे देकर गए हैं। हकीकत बात तो ये थी कि मैं भी दिल से नहायत खुश थी। फिर दूसरा दिन एक मसरूफ तरीन दिन था। मैंने बाजार जाकर बहुत सा सामान खरीदा और फिर घर वापस आ गई। अब मैंने बड़े पतीलों में खीर और बिरयानी बनाकर रखनी थी ताकि वो दोनों मियाँ बीवी आकर खाना ले जाएं। चूँकि उन्होंने रात के 11 या 12 बजे आना था, इसलिए मैं रात को ही खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद मैंने अपनी बेटी अंबर की मदद से दोनों खाने तैयार कर लिए थे। अब रात हो चली थी, लेकिन खुशी के मारे मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरी तीनों बेटियां सो चुकी थी, लेकिन मैं इन दोनों के इंतजार में अभी तक जाग रही थी। मुझे यकीन था कि वो दोनों जरूर आएंगे, क्योंकि आखिर वो मुझे इतने पैसे देकर गए थे। फिर जैसे ही रात के 12 बजे हल्की हल्की आवाज में दरवाजा बजने लगा। मुझे मालूम था कि दरवाजे पर कौन होगा, इसलिए मैंने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया था। दोनों मियाँ बीवी थे, वो मुझसे खाने का पूछ रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि खाना बिल्कुल तैयार है, आप लोग लेकर जा सकते हैं। वो अपने साथ बड़े बड़े थैले लेकर आए थे। फिर मैंने सारा खाना इसमें डाला और वो थैले इनके हवाले कर दिए। मैंने बचे हुए पैसे इनको देने चाहे तो वो कहने लगे कि नहीं, ये आप अपने पास रखें और इन सब से अपनी हर ज़रूरत पूरी करें, बल्कि जब भी आपको पैसे चाहिए होंगे आपने हमें बता देना है। इनकी इस मेहरबानी पर मैं खुश हो गई थी। वो जिस तरह चुपचाप खाना लेने आए थे ऐसे ही वापस चले गए। बच्चियों की भी आंख ना खुली थी। मैंने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज मेरी आंखों में मुस्तकबिल की परेशानियों की बजाय आने वाले वक्त के लिए अच्छी उम्मीदें थीं। इस खाने में से अच्छे खासे पैसे बच गए थे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस इलाके के स्कूल में जाकर अपनी बेटियों का दाखिला करवा दूं, ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। दूसरे दिन मैं 10 बजे तक सोती रही और थकन की वजह से शायद मेरी आंख ना खुली थी। मेरी बड़ी बेटी अंबर ने ही मुझे उठाया था। फिर कहने लगी कि अम्मी, आज आपको क्या हो गया है, इतनी देर हो गई, अब उठ ही नहीं रही। रोज़ाना तो आप सुबह ही उठ जाती हैं। अब मैं इसे क्या बताती कि रोज़ाना मुझे परेशानियाँ सोने नहीं देती, लेकिन आज थोड़ा जहन हल्का हुआ था तो इसलिए अच्छे से अपनी नींद पूरी की थी। मैंने उठकर देखा तो अंबर ने पूरे घर की सफाई कर ली थी और साथ ही किचन भी साफ कर रखा था, लेकिन नाश्ता तो मुझे ही बनाना था। मेरी मासूम बेटियां मेरे इंतजार में अभी तक भूखी बैठी थी। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। जल्दी से उठकर उनके लिए नाश्ता बनाया और फिर तीनों को तैयार होने का कह दिया। वो मेरी बात सुनकर हैरान थी कि अम्मी, हम तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने इन्हें कहा कि तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो, फिर पता चलेगा। फिर मैंने इन तीनों को बैठकर नाश्ता करवाया और जैसे ही वो तैयार हुई तो मैंने घर पर ताला लगाया और इन्हें लेकर इस इलाके के एक सरकारी स्कूल में चली गई। यूं तो पढ़ाई का आधा साल गुजर गया था, लेकिन फिर मैंने प्रिंसिपल की मिन्नतें की तो वह इन्हें दाखिल करने के लिए तैयार हो गई थी। स्कूल का यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह मुझे खुद ही खरीदनी थी, लेकिन जब मैंने प्रिंसिपल को बताया कि मैं एक बेवा और गरीब औरत हूँ तो वो कहने लगी कि ठीक है, आधा खर्चा हम कर देंगे, बाकी आधा आपको खुद करना होगा। तो उनकी इतनी ही मेहरबानी काफ़ी थी। वैसे भी
मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इनका यूनिफॉर्म और किताबें आराम से ले सकती थी। फिर मैं खुशी खुशी घर आ गई। वो तीनों भी नहायत खुश थीं और स्कूल जाने की खुशी में खूब बातें कर करके मेरा दिमाग खा रही थीं। फिर जैसे ही रात शुरू हुई, मैंने खाना तैयार करना शुरू कर दिया था। उधर सन्नाटा होता और इधर मेरे घर में पकवानों की खुशबुएं उठने लग जाती। दूसरे दिन फिर वो दोनों मियाँ बीवी आए और मुझसे ढेर सारा खाना लेकर चले गए। आज भी वो मुझे अच्छे खासे पैसे देकर गए थे ताकि दूसरे दिन के लिए मैं उनके लिए ऐसे ही लजीज खाना बना सकूं। अब बेटियों ने ऐसे ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था और मैंने सिलाई छोड़कर बस खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। मैं खुश थी क्योंकि मेरे हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं ऐसे पूरी कर देती जैसे कि इनका बाप किया करता था। उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे वादा ले रखा था कि मैं इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करूंगी कि हम तुमसे ऐसे खाने पकवा कर ले जाते हैं। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी की बात मैंने चुपचाप मान ली थी। वो रात की तारीकी में आते और अपना खाना लेकर चले जाते और बदले में मुझे अच्छी खासी रकम देकर जाते थे। इसलिए मैंने ज्यादा पड़ोस की किसी औरत से भी जान पहचान बढ़ाई नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे काम करता हुआ देख ले और सवालात का पहाड़ मेरे सामने खड़ा कर दे। मुझे अपनी 3 बच्चियों को पालना था। मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये काम रुक जाए। अब बच्चियों के स्कूल में कोई फंक्शन होता या इनको किसी कपड़े की जरूरत होती, मेरे पास पैसे होते थे। मैं फौरन ही जाकर उनके लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद कर दिया करती थी। जिस घर में हम रहते थे, इस घर की एक छत भी थी। अगर छत पर खड़े होते तो बराबर वाले खाली घर का मंजर साफ दिखाई देता था। मैं अपनी तीनों बेटियों को छत पर जाने ना दिया करती थी, लेकिन एक दिन मैं काम में मसरूफ थी तो दोनों छोटी बेटियां छत पर जाकर खेलने लगी। अंबर हस्बे आदत कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। वो बेचारी कोई ना कोई काम करती ही रहती थी। मैं अभी सहन में ही खड़ी थी कि अचानक मेरी दोनों बेटियां घबराई सूरत लिए सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आईं। वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। इन्हें यूं रोता देखकर मैं परेशान हो गई थी। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि अम्मी, हमने बराबर वाले खाली घर में बहुत सारे बच्चों को देखा है। वो खेल रहे थे और हमें अपने पास बुला रहे थे। इनकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने इन्हें खुद से भींच लिया। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो घर तो बिल्कुल खाली था। मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर मैंने झड़कने लगी कि तुम मुझसे बगैर पूछे छत पर क्यों गई थी। हो सकता है कि तुम्हारी आंखों को वहम हुआ हो, लेकिन इनकी मासूम सूरत इंतहाई डरी हुई थी। पहली बार मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि इनके मुंह से ये बात सुनकर मैं इंतहाई परेशान भी हो गई थी। अब मैंने इन तीनों को सख्ती से मना किया कि तुम लोगों ने हरगिज छत पर नहीं जाना है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे परेशान कर दिया। पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और मुझसे कहने लगी कि आप क्या करती हैं और क्या बात है बहन, तुम ऐसा रात में क्या पकाती हो कि तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबुएं उठती हैं, वो भी रात के 10 बजे। क्या तुम देर से खाना बनाती हो? मुझे इसकी ये बात अच्छी ना लगी, इसीलिए उसे टालते हुए कहने लगी कि हाँ, कभी कभी देर हो जाती है। वैसे भी मैं बेचारी एक गरीब औरत हूँ। अक्सर ही मेरे पास पैसे नहीं होते। जब पैसे आते हैं तभी खाना बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम तो रोजाना ही बाजार जाती हो। वो औरत शायद मेरी तहकीकात करने आई थी। मैं उससे लापरवाही से कहने लगी कि हाँ, मैं बाजार जाती हूँ क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ और मुझे लैस या धागे वगैरह खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अब मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई थी। फिर थोड़ी देर बैठकर चली गई, लेकिन मुझे इस औरत पर इंतहाई गुस्सा आया था जो मेरा अच्छा खासा रोजगार खत्म करने पर तुली हुई थी। मैं जो अपने आप को बड़ी चालाक समझ रही थी, ये ना समझ सकी कि मोहल्ले वाले भी मेरी हर बात पर नजर रखते हैं। इन्हें भी महसूस होता है कि मैं तकरीबन रोजाना ही बाजार जाती हूँ और खाना बनने की खुशबुएं जाहिर है हवा के जरिए इर्द गिर्द के घरों में भी जरूर जाती होंगी। फिर एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी खाना लेने आए तो मैंने अपनी परेशानी का जिक्र उनके सामने किया और कहने लगी कि अब यूं रात को खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि लोग मुझे तंग करना शुरू कर दें। तो दोनों मियाँ बीवी इत्मीनान से कहने लगे कि फिक्र ना करो, तुम्हें कोई कुछ भी ना कहेगा। चंद दिन लोग बातें बनाएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें इस खाने के बदले में
अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। देखना, चंद दिनों में ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, वरना 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ तुम भला अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? तुम हम पर इतना बड़ा एहसान कर रही हो, हमारे बच्चों को पालने में हमारी मदद कर रही हो। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई। अब मैंने मोहल्ले वालों की परवाह करना छोड़ दी और खामोशी से अपना काम करने लगी। यूं कई सालों से मेरा काम खामोशी से चल रहा था और देखते ही देखते मेरी बेटियां भी जवान होकर मेरे कांधों से आ लगी थी। लेकिन अब मोहल्ले में अजीब सी चहमगोइयां शुरू हो गई थी। मैं मोहल्ले वालों की आवाज़ें सुन सकती थी, जो गली में खड़े होकर आपस में बातें करते कि इस घर से तो नहायत ही आवाज़ें आने लगी हैं। रात को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारे बच्चे मिलकर शोर मचा रहे हों। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मकान भी बोसीदा और मजीद खंडर हो गया था। मेरी सबसे बड़ी बेटी अब 19 साल की हो गई थी और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। फिर एक दिन अचानक ही इन दोनों मियाँ बीवी ने आना छोड़ दिया, जो रोज़ाना रात को मुझसे खाना लेने आते थे। अब एक दिन मैंने खाना तैयार करके रखा तो वो आए ही नहीं। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई थी। बेचैनी के मारे मुझे पूरी रात नींद ही ना आई। पूरी रात इंतज़ार करते मैं जागती रही, लेकिन उन्होंने ना आना था और वो ना आए। मेरा चलता हुआ काम रुक गया था। यही काम करके तो मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए थे और मेरी बेटियों को मैंने खुद ही जवान कर लिया था। लेकिन अचानक से ही मेरा काम बंद हुआ तो मैं परेशान रहने लगी। अभी मैंने इतनी रकम भी इकट्ठी ना की थी। आखिर कल को मुझे अपनी बेटियों की शादी भी करना थी। फिर जब मैं दूसरे दिन बाजार जा रही थी तो गली में खड़े हुए लोग बातें करने लगे कि ये मकान जो बहुत ज़्यादा बोसीदा और खंडर हो गया है, अब गिरने को है। ऐसा ना हो कि ये गिरे तो इसके गिरने की वजह से किसी का नुकसान हो जाए। हम बुलडोजर मंगवाकर खुद ही इस मकान को गिरा देते हैं। इनका ये फैसला दुरुस्त था। सारे ही मोहल्ले वाले इनकी बातों से इत्तेफाक कर रहे थे। उन्होंने कल बुलडोजर मंगाकर इस मकान को गिराने का फैसला किया था। फिर इस रात मैं सोई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे सामने वही दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए थे। वो कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे। फिर कहने लगे कि बीबी, तुम्हारी मेहरबानी जो तुमने इतने सालों तक हमें इतना लजीज खाना खिलाया, लेकिन अब हम नहायत परेशान हैं क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का ठिकाना छिनने को है। आज हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये राज हम तुम्हें बताकर जाना चाहते हैं कि तुम जिनके लिए इतने अरसे से खाना बना रही हो वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। इनके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। इन दोनों ने गर्दन झुका ली थी। फिर जब चेहरा ऊपर किया तो ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि वो जो नजर आते थे वो हरगिज ना थे, बल्कि उनकी आंखों की रंगत के साथ साथ उनका चेहरा भी तब्दील हो गया था। फिर कहने लगे कि हम इस बराबर वाले घर में बरसों से रहते आ रहे हैं। यहाँ पर ही हमने शादी की और अपने 11 बच्चे पैदा किए। जब बच्चे छोटे थे तो हम खामोशी से इस घर में रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए आसपास के लोगों को हमारे इस घर में रहने का मालूम हो गया और हमारे बच्चे शरारत भी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से इस घर से अक्सर आवाजें आती रहती हैं। लेकिन तुम परेशान ना होना बेबी, तुमने हमारी बहुत मदद की। हमारे बच्चे जिस चीज़ की फरमाइश करते हैं हमें पूरा करनी पड़ती है। उस दिन भी वो तुम्हारे घर से खाने की खुशबू महसूस करके तुम्हारे घर न्याज खाने आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर जाते ही जिद की कि हमें ऐसा ही खाना रोजाना चाहिए। जब भी तो हम तुमसे पकवा पकवा कर ये खाना लेकर जाते रहे, लेकिन अब हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की जिंदगियों को भी खतरा है। अगर कल को लोगों ने ये मकान गिरा दिया तो हम सारे ही इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। इसीलिए ये घर आज हम हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो या मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने को पहुंच जाएंगे। तुम एक मेहरबान औरत हो। बिना किसी से कहे तुमने हमारी बात मानकर हमारे दिल में अच्छी खासी जगह बना ली है। अब हम तुम्हें कभी ना भूल पाएंगे। इसलिए हम आज रात को ही ये घर छोड़कर अपने बच्चों समेत यहाँ से जा रहे हैं। इनकी बातें सुनकर मैं धक से रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। जिस तरह खामोशी से वो आए थे वैसे ही चले गए, लेकिन मुझे हैरान और परेशान छोड़ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने गली में झांक कर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। अचानक ही
इस घर से शोर उठा और कदमों के चलने की आवाज़ें मैं अपने कानों से सुन रही थी। वो मेरे सामने से गुजर के गए और जाते हुए उन्होंने पलटकर मुझे यूं देखा जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हों। मैं इन्हें ना जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनके यूं जाने से तकलीफ हो रही थी। फिर पूरे 3 दिन तक मैं सो ना सकी थी और मुझे सख्त बुखार हो गया था। मेरी तीनों बेटियां मेरे आसपास बैठी रहीं और मुझे परेशानी से कहती कि अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपने किस बात की इतनी परेशानी ले ली है? अब मैं इन्हें क्या बताती कि जिसकी मदद से मैं इतने सालों से इनको पालती आ रही थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। एक बार फिर से जिंदगी की परेशानियों का सामना करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरे दिन फिर लोगों का एक हजूम आया और बुलडोजर वाले को बुलाकर इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा हुआ वो अपने बच्चों समेत यहाँ से चले गए, वरना ना जाने इनका कितना नुकसान हो जाता। फिर मैंने सुना कि किसी शख्स ने ये जगह खरीद ली थी और वो यहाँ पर एक बंगला बनाने का इरादा रखता था। जो मौलवी को बुलवाकर ये जगह दिखाई गई तो उसने कह दिया था कि यहाँ पर किसी भी ऐसी वैसी चीज के असरात नहीं हैं। अब जिस शख्स ने ये जगह खरीदी थी वो मौलवी साहब की बात सुनकर मुतमईन हो गया था और जल्द ही यहाँ पर अपना घर तामीर करने का इरादा जाहिर कर दिया था। अब मेरी दोनों बड़ी बेटियां जवान होकर इंटर कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मेरी आंखों की बीनाई भी इतनी ना थी कि अब मैं सिलाई कर सकती, इसलिए वह मुश्किल घर के कामकाज ही करती थी। छोटी वाली बेटी अभी मैट्रिक में पढ़ रही थी। मैं सोचती कि बड़ी वाली की शादी करके इसे अपने घर से रुखसत कर दूं। आखिर तीनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता तो फिर भला मेरी बेटियों की जिम्मेदारी कौन उठाता? जिस किराए के घर में हम रहते थे वहाँ का मालिक मकान बहुत मेहरबान इंसान था और जिस किराए में हम इस घर में रहने आए थे आज तक उसने इस किराए को बढ़ाया नहीं था, बल्कि अभी तक वो इतनी महंगाई होने के बावजूद हमसे वही किराया वसूल करता था। यूं ही थोड़ा वक्त गुजर गया। अब मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों के जहेज के लिए थोड़ा थोड़ा सा सामान बनाना शुरू कर दिया था, तो दूसरी तरफ जिस बराबर वाले घर को गिराया गया था वहां पर भी तामीरात का काम चल रहा था। जल्द ही एक शानदार बंगला बनने वाला था, क्योंकि वो आदमी अच्छा खासा रईस था। लाखों रुपए लगाकर वो इस जगह पर एक शानदार बंगला बना रहा था। फिर थोड़े दिनों बाद ही मेरी बड़ी बेटी अंबर का रिश्ता मेरे रिश्तेदारों में से आ गया था। वो लोग बहुत खाते पीते घराने से थे और लड़का भी दुबई में नौकरी करता था। मैं तो सोच भी ना सकती थी कि इतने अमीर घराने से मेरी बेटी का रिश्ता आएगा। मैंने फौरन ही इनको हाँ कर दी थी, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चंद दिनों बाद ही मुझे मालूम हो गया कि वो लोग इंतहाई लालची तबीयत के लोग थे और इनको शादी में ढेरों जहेज भी चाहिए था। लेकिन मेरी इतनी सकत ना थी कि मैं अपनी बेटी को लाखों का जहेज दे सकती। इसलिए कुछ दिनों तक मैंने ये रिश्ता कायम रखा और फिर अंबर के कहने पर वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अंबर मुझे समझाती रहती कि अम्मी, ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, जहाँ मेरा नसीब लिखा होगा वहाँ पर रिश्ता हो जाएगा, लेकिन आप मेरी वजह से खुद को इतनी टेंशन में ना रखें। अब मेरी तीनों ही बेटियाँ बराबर की दिखने लगी थी और मोहल्ले पड़ोस की औरतें आकर भी पूछती कि तीनों ही जवान हो गई हैं, अभी तक तुमने बड़ी का भी ना सोचा। अब मैं इन्हें क्या बताती कि इतने सालों से मैं जिस बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रही थी वो इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि इन मेहरबान जिन्नात की वजह से थी, जो एक रात यूं बिना बताए ही चुपके से यहाँ से चले गए थे और मेरा रोज़गार भी जिनकी वजह से बंद हो गया था। फिर बराबर में जो बंगला तामीर हो रहा था, अचानक ही वहाँ का ठेकेदार आया और कहने लगा कि बहन, हमने सुना है कि आप खाना वगैरह अच्छा बना लेती हैं। अगर आप हमारे मजदूरों का 2 वक्त का खाना बनाकर दे दिया करें तो आपकी मेहरबानी होगी, हम आपको इसके अच्छे खासे पैसे दे दिया करेंगे। मुझे इनकी बात सुनकर खुशी हुई थी, मुझे कोई एतराज़ ना था। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी तीनों बेटियों की मदद से मजदूरों के लिए खाना तैयार किया और बनाकर रख दिया। जैसे ही वो आते मैं इन्हें उठाकर दे देती। अभी मैं खाना बनाकर कमरे में ही गई थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने देखा तो दरवाजे पर वही ठेकेदार था जो यकीनन खाना लेने आया था। मैंने खाना अच्छी तरह से पैक कर रखा था, फिर उठाकर उसे ठेकेदार के हवाले कर दिया और आराम से आकर
कमरे में बैठ गई। अभी लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फिर जाकर दरवाज़ा खोला तो वही ठेकेदार खड़ा हुआ था और मुझसे खाना मांग रहा था। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, भाईजान, आप अभी तो मुझसे खाना लेकर गए हैं। तो उसके चेहरे पर वाज़े हैरानी थी। फिर कहने लगा कि नहीं बहन, मैं तो अभी अभी मुंह हाथ धोकर आया हूँ। ये देखें, मेरे हाथ भी अभी तक गीले हैं। सारे मजदूर खाने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये सब क्या हो रहा था? फिर जो अभी अभी मुझसे खाना लेकर गया था वो कौन था? वो भी तो ठेकेदार ही लग रहा था। मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई और फिर उससे कहने लगी कि बस आप आधा घंटा इंतजार करें, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। शदीद परेशानी की वजह से मेरी हालत बुरी हो गई थी। फिर मैंने अंबर और अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहने लगी कि जल्दी करो, खाना तैयार करके दो। मजदूर अभी तक भूखे बैठे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। अंबर भी शदीद हैरानो परेशान थी। बार बार मुझसे कह रही थी कि अम्मी, क्या हो गया है आपको? बिल्कुल पागल लग रही हैं। अभी तो आपने खाना दिया है उनको उठाकर, फिर वो दोबारा लेने आ गए और आप हमसे इतना खाना दोबारा बनवा रही हैं। लेकिन मेरे पास तो उसकी बातों का कोई जवाब ना था। मैं खामोशी से बस जल्दी जल्दी खाना बनाती रही और फिर 30-40 मिनट की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार खाना तैयार कर लिया था और फिर वो ठेकेदार के हवाले कर दिया। मुझे शदीद रोना आ रहा था। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि मुझसे कुछ खाया पिया ना गया और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। फिर दूसरी रात हबस और गर्मी की वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं यूं ही छत पर जाकर खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। सामने ही वो बिल्डिंग थी जो ज़ेरे तामीर थी। अचानक ही मुझे चांद की हल्की सी रोशनी में बहुत से हेवले इस बिल्डिंग में घूमते फिरते दिखाई दिए थे। मैं गौर से देखने लगी। वो सारे एक जैसे थे और उनकी शक्ल भी वाज़े ना थी। काले काले से वो हेवले पूरी बिल्डिंग में यूं उछलते फिर रहे थे जैसे किसी चीज़ से लुत्फ अंदोज हो रहे हों। मैं काफ़ी देर तक गौर से देखती रही, फिर जैसे ही पलटी तो उछल पड़ी। मेरे सामने वही आदमी और औरत खड़े थे जो मुझसे खाना बनवा कर ले जाते थे। मैं इन्हें यूं अपने पीछे खड़ा देखकर डर गई थी। फिर वो औरत मुझसे कहने लगी कि घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर दोबारा रहने आ गए हैं क्योंकि जिस जगह पर हम गए थे वहाँ हमारे बच्चे नहीं रह पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। वैसे भी जल्द ही यहाँ पर एक बंगला बन जाएगा, फिर तो हमारे लिए यहाँ पर रहना और भी आसान हो जाएगा। जो तुमने आज हमें खाना खिलाया था, हम इसका इनाम देने आए हैं तुम्हें। तुम हैरान हो रही होगी कि कौन सा खाना। जब तुम इन इंसानों के लिए खाना बना रही थी तो उसकी खुशबू हमें भी महसूस हो रही थी और हम खुद को खाना खाने से बाज ना रख सके। इसीलिए मेरा शौहर भेस बदल कर उस ठेकेदार के हुलिये में आया और तुमसे वो खाना लेकर चला गया था। लेकिन बाद में हमने जब देखा कि तुम इतनी परेशान हो तो जब ही तुम्हें हकीकत बताने चले आए। क्या तुम अब भी हमें खाना बना कर दोगी? वो बड़ी आस से मुझसे कह रही थी। मैं उसे इनकार ना कर सकी और इस बात में सर हिला दिया। फिर दूसरे दिन मैं ढेरों ढेर खाना बना रही थी, एक तरफ मजदूरों के लिए तो दूसरी तरफ इन नजर ना आने वाली मखलूक के लिए जिनका सिर्फ मुझे इल्म था। मैं जानती थी कि वो एक बार फिर से इस बिल्डिंग में आकर रहने लग गए थे जो अभी तक ज़ेरे तामीर थी। मेरी तीनों बेटियां कहती कि अम्मी, आप इतने से मजदूरों के लिए इतना खाना क्यों बनाती हैं? लेकिन मैं खामोश रहती। मैं इन्हें हकीकत से दूर रखना चाहती थी कि मजदूरों के साथ साथ वहाँ पर कोई दूसरी मखलूक भी रिहाइश पजीर है। फिर दूसरे दिन खुलबली सी मच गई जब सारे मजदूर ठेकेदार को कह रहे थे कि हम यहाँ पर काम नहीं कर रहे। यहाँ पर रात को अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। कोई ना कोई मखलूक यहाँ जरूर रहती है। ऐसा ना हो कि वो हमें कोई नुकसान पहुँचा दे। अब जो इस जगह का मालिक था और जिसने ये खंडर सा घर खरीदा था वो भी परेशान हो गया क्योंकि इसका काम रुक गया था। उनकी ये बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गई क्योंकि अगर वो यहाँ से चले जाते तो एक बार फिर से मुझे परेशानी उठाना पड़ती। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी भी सूरत यहाँ से जाएं। दूसरी रात को मैं परेशान बैठी उन्हें याद ही कर रही थी कि अचानक से वो दोनों मेरे सामने आ गए। फिर मैं इन्हें कहने लगी कि इस बिल्डिंग का मालिक
किसी बड़े आमिल को बुलाने का इरादा रखता है। ऐसा ना हो कि वो आमिल आए और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी कि मैंने तुम्हें इस बात से आगाह नहीं किया था। फिर वो जिनजादी कहने लगी कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही वो मालिक यहाँ पर घर तामीर कर सकेगा, बल्कि तुम इस बिल्डिंग को खरीद कर वहाँ पर बंगला बनाओगी। मैं उसकी इस बात पर हैरान थी। फिर कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? भला मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं इस जगह को खरीद कर अपना घर बना सकूं? फिर इस जिनजादे ने अपनी चादर में से निकालकर एक बड़ा सा थैला मेरे हवाले किया और कहने लगा कि ये लो और अपनी किस्मत बदल लो। मैंने हैरानी से इस थैले को अपने हाथ में ले लिया और जब खोल कर देखा तो खुश होने के साथ साथ परेशान भी हो गई थी, क्योंकि वो थैला पैसों से भरा हुआ था। वो जिनजादा और जिनजादी कहने लगी कि हम इस आदमी के मजदूरों को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, और फिर चंद दिन बाद तुम इसके पास जाना और इसे कहना कि अगर वो यहाँ पर घर नहीं बनाना चाहता तो वो इस जगह को मुझे दे दे। हम तुम्हारे हर काम में मदद करेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उनकी दी हुई दौलत इतनी ज्यादा थी कि मैं आराम से अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकती थी। साथ ही साथ अपने लिए वो जगह खरीद कर पूरी जिंदगी इसमें गुजार सकती थी। इसलिए मुझे इनकी बातों पर कोई एतराज ना था। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गए। दूसरे दिन जब मैंने देखा कि वहाँ का काम बंद हो गया है तो सोचा कि इससे पहले कि वो बिल्डिंग का मालिक किसी आमिल को बुलाकर यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दे, मैं ही उसके पास चली जाती हूँ। फिर मैंने उससे इस जगह को खरीदने की बात की तो वो कहने लगा कि बीबी, ये जगह सही नहीं है, तुम अकेली औरत भला वहाँ कैसे रह सकती हो, जब मेरे जैसा मर्द वहाँ पर घर बनाते हुए घबरा रहा है। लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं शुरू से ही उस जगह पर रह रही हूँ और उस घर को खरीदने का इरादा रखती हूँ। फिर जब मैंने उसकी मुंह बोली कीमत उसे अदा की तो वो खुश हो गया और कहने लगा कि ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। वैसे भी मैं इस जगह को खरीद कर बहुत परेशान हो गया था और चंद दिन बाद 4 लोगों की मौजूदगी में मैंने सारी रकम उसके हवाले कर दी थी, तो बदले में उसने उस जगह के कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। फिर चंद दिन बाद लोगों ने देखा जब मैंने वहाँ पर काम करवाना शुरू किया, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया था। ये सब लोग देखकर हैरानो परेशान थे, लेकिन मैंने वहाँ पर एक शानदार बंगला बनवा लिया था। लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली थी कि एक बेवा औरत, वो भी 3-3 बेटियों का साथ, आखिर ये सब उसने कैसे किया। लेकिन मुझे किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना था। मैं ये हकीकत किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी कि जो इस खंडरनुमा घर में पहले शुरू से ही रहते आए थे, आखिर उन्होंने ही वहाँ पर रहना था मेरे साथ। मुझे मालूम था कि वो मुझे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे ही मैं इस बंगले में शिफ्ट हुई तो बड़े बड़े लोगों के घराने से मेरी बेटियों के रिश्ते आना शुरू हो गए। शायद लोग दौलत देखकर ही रिश्ता तय करने के आदी होते हैं। लोगों को मालूम हो गया था कि हम अगर इस घर में रिश्ता करेंगे तो लड़की के साथ साथ हमें ढेरों जहेज भी मिलेगा। फिर मैंने अपनी तीनों बेटियों के रिश्ते तय कर दिए और अब इन्हें रुखसत करने की तैयारी कर रही थी। वो जिनजादे और जिनजादियाँ अब भी एक कमरे में मेरे साथ उसी तरह रहते हैं जैसे वो पहले रहा करते थे, लेकिन इनकी मौजूदगी की खबर सिर्फ मुझे है और मैं ये राज हमेशा से ही अपने सीने में दफन करके रखना चाहती थी। फिर मैंने देखा जब उनके बच्चों और उन्होंने भी मेरी बेटियों की शादी में भरपूर शिरकत की और हर तरह से उसका लुत्फ लिया। उन्होंने मेरी हर मुमकिन मदद की और मुझे एक गरीब और बेवा औरत से एक कोठी वाली अमीर औरत बना दिया था। अगर मैं इसी किराए के घर में रहती तो शायद कभी भी मेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते ना आते, क्योंकि लोग घर और दौलत देखकर रिश्ता तय करते हैं, न कि लड़कियों को देखकर। आज तीनों ही अपने घरों में खुश और आबाद हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी अंबर को शायद कुछ अंदाजा है इन सब चीज़ों का। तभी वो मुझसे आकर कहती है कि अम्मी, आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया था कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। फिर मैं इसे कहती हूँ कि जो बातें छुपी होती हैं इनको छुपाकर रखना ही अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि हमारे कुछ कहने से इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए। आज मैं इस बड़ी सी बिल्डिंग में
अकेली रहती हूँ, लेकिन सिर्फ लोगों की नज़रों में। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे साथ साथ इस बिल्डिंग में वो भी आबाद हैं। रात को जब उठती हूँ तो हंसने, बोलने और चलने फिरने की आवाज़ें मुझे बाकायदा सुनाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कई बच्चे मेरे आसपास खेल रहे हों, लेकिन फिर मैं इन्हें महसूस करके सोने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई खौफ या डर महसूस नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो शायद बहुत पहले पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने तो मेरा शुरू से ही फायदा किया था। मेरे हाथ का खाना उन्हें इतना पसंद आ गया था कि बदले में उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी बेटियों की जिंदगियों को भी बदल कर रख दिया था। मेरा सबसे छोटा वाला दामाद आता है तो मुझे कहता है कि आंटी, आप मुझे घर दामाद बना लें। आखिर आप इस बड़ी सी बिल्डिंग में अकेली कैसे रहती होंगी? लेकिन मैं इसे साफ इनकार कर देती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, मुझे आदत हो गई है और मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि ये राज कोई और भी जान ले कि मेरे साथ रहने वाले बहुत सी जान हैं और इन्हें शायद पसंद ना आए कि कोई इन्हें तंग करने के लिए यहाँ पर रहने लगे। अक्सर रात के 12 बजे उठकर मैं लजीज खाना बना रही होती हूँ। खाने वाले लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन वो खाना खाने के लिए रात को आ जाते हैं। इनकी हाहाकार इस बिल्डिंग से बाहर भी जाती है और लोग तौबा तौबा करते हैं। इस बिल्डिंग के सामने से गुजरकर चले जाते हैं। आज भी लोग हैरत में मुब्तला हैं कि एक अकेली औरत, वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतने आराम से रह रही है बिना किसी डर और खौफ के। मुझे इनकी हैरानी देखकर हंसी आती है। जिंदगी की तकलीफें और परेशानियां लोगों के दिलों से बहुत से डर और खौफ को अक्सर दूर कर दिया करते हैं, और यही शायद मुझ जैसी अकेली औरत के साथ हुआ था।